स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी हिंदी का हम लोग आगे का वीडियो पढ़ेंगे, आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस, ये हम हिंदी भाषा के विकास में पढ़ रहे हैं। अब आज ये आखिरी समय है हिंदी भाषा का विकास। कल से हम लोग हिंदी का ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसी में हिंदी भाषा का विकास। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर पूछा जाए कि आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद बता रहे आपको कि मनाया जाता है ये 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को हमारा जो संविधान सभा था, हमने बताया था कि संविधान सभा हमारा कौन था, तो हमने पॉलिटी को पढ़ाया था, तो बताया था कि हमारे जो संविधान का निर्माण करने के लिए कुल टोटल 389 सदस्यों की एक सभा बनी थी। उनमें से स्वतंत्रता के बाद 299 सदस्य बचे थे। उन 249 सदस्यों द्वारा जो हिंदी भाषा को सहमति दी गई थी, वो कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। उस वक्त हिंदी को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची था, उसमें जगह दिया गया। और जो 8वीं अनुसूची, अगर पूछा जाए कि भाग कौन सा, तो भाग 17 में 8वीं अनुसूची और भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसको प्रावधान इसके लिए प्रावधान किया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन। इसलिए हमारे देश में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो ये भाग 22वां नहीं है, बल्कि भाग 17वां है। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, मतलब हमारा जब देश का संविधान बना था, तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं को जगह दिया गया था 8वीं अनुसूची में? तो याद रहे कि उस वक्त कुल टोटल 14 भाषाओं को जगह दिया गया था। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन हैं। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को जगह दिया गया था 8वीं अनुसूची में? तो कुल 14 भाषाओं को दिया गया था। ठीक है। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को जगह दिया गया है 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाओं को। नीचे लिखा है ना कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? तो 22 भाषा, लेकिन मूल संविधान में 14। और 1967 में 21वां संविधान संशोधन, जितनी क्वेश्चन में बातें बता रहा हूँ सब याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, संविधान संशोधन समझते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में एक नई भाषा जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करने पड़ेगा, यानी संसद के द्वारा। तो जो संशोधन किया गया 21वां संशोधन 1967 में, तो कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी। जब सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में, तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो 14 1 15 भाषा हो गई। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नई भाषा को जोड़ी गई थी। वो 3 भाषा कौन थी? तो एक था नेपाली और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा? तो आपसे पूछेगा कि 71वां संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? 3 ऑप्शन ये दे दिया जाएगा और एक दे दिया जाएगा सिंधी। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर ये याद रहे तीनों, तो मतलब पता चलेगा तीनों तो थे 1992 में जोड़े गए, सिंधी नहीं था, तो आप आंसर सही लगा लेंगे। ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो फिर आपके लिए तो ये गूगल बन जाएगा, घूमता रह जाएगा आंसर, अंत के आंसर समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद 2004 में 92वां संविधान संशोधन, सभी बातें याद रखना कि 1967 में सिंधी जोड़ा गया, 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई, 2004 में 92वां संविधान संशोधन। ये संशोधन भी याद रखना कौन से नंबर का था, तो जोड़ी गई कौन सी? जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया बोडो। ये पड़ता है असम में, जगह है वहाँ, असम में एक जगह है जिसका नाम है बोडो। बोडो में जो भाषा बोली जाती है उस वहाँ के भाषा, वहाँ के जगह के नाम पर उस भाषा का नाम रख दिया गया बोडो। डोंगरी, मैथिली,
मैथिली, ये बिहार में चलता है, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। संथाली ये झारखंड में जो संथाल जनजाति है उनके द्वारा जो बोली जाती है उसे कहते हैं संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2004 में। ये इस बार का उत्तर प्रदेश का जो PCS एग्जाम हुआ था RO का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2004 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। एक्चुअली वो क्वेश्चन ही गलत था, उसमें चारों ऑप्शन में दे दिया था, तो चारों जुड़े थे। वो क्वेश्चन बाद में कट दिया जाएगा, लेकिन याद रखना आपको कि बार बार गलत तो नहीं दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर आगे की है, तो हिंदी भाषा की लिपि पूछी जाती है। देखिए, एक शब्द आता है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं भाषा। अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यम का उपयोग करते हैं उन माध्यम को कहा जाता है भाषा। अब ये भाषा कैसी होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है मौखिक, यानी जो बोल करके बताई जाए, एक होता है लिखित, और एक होता है सांकेतिक। जैसे कोई दारू वारू पीने वाला होता है तो बस इशारे में कर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति है, तो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये पिए कड़ी है मतलब। और कोई सिगरेट वाला होता है तो ऐसे भी बता देता है, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये मतलब सिगरेट की बात कर रहा है। या ताश वाश खेलना होता है तो लेकर कैसे ऐसे पीस देते हैं, तो भी समझ में आया कि जुआ खेल रहा है मतलब। कोई पूछ लेगा भाई, गांव में तो सबसे देखिए सारा चलता है कि जब देखते हैं कि कोई लड़का है, उसके मम्मी पापा सामने हैं, तो इशारा क्या करते हैं, लड़के को इशारा, तो वो भी सीटी बजा देंगे, सीटी बजाएंगे, दूसरा कोई भले न समझे, लेकिन लड़का ने देखा बस हाथ फेर देंगे, हो गया काम। और उसके लिए भी डन वाला जो चलता है सिस्टम, डन कि मतलब ठीक है काम हो गया। तो वो सांकेतिक भाषा है। लिखित, हम लिख करके जब मैसेज वैसेज, आजकल तो व्हाट्सएप पे आप लोग खूब करके भेजते हैं, ओके, हाय, हेलो, कुछ भी करके, थंब भी भेजते हैं, तो कई तरीके से वो लिखित है। और जब बोल करके कोई बात समझाई जाए उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। उसे क्या कहेंगे? मौखिक। तो भाषा का मतलब होता है जब हम अपनी अभिवृत्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं उनको कहते हैं भाषा। इन भाषाओं को लिखने के लिए हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्ह को प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्ह को ही कहते हैं लिपि। उन्हीं को क्या कहते हैं? लिपि। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हमारे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो है हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कि लिखा हमने रवि, ये रवि, तो ये रवि, हमने रवि लिखने के लिए ये र लिखा, ये जो र चिन्ह उपयोग किया, फिर वह किया, फिर वह पे ई का मात्रा, ये जो उपयोग कर रहे हैं, ये जो चिन्ह उपयोग कर रहे हैं, ये क्या है? लिपि है। और ये इस लिपि का नाम क्या रखा गया है? देवनागरी। देखिए, ये जो देवनागरी लिपि है ये किससे उत्पन्न हुई है? किस लिपि से? तो ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी, क्योंकि जानते हो कि हमारे भारत में ये माना जाता है कि हमारे सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा ने की है। तो ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि संस्कृत भी जो जिस लिपि में लिखी जाती थी वो कौन थी? ब्राह्मी लिपि थी, क्योंकि ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया है। अजीब विडंबना है ना कि इसी वैदिक सभ्यता से पहले जब हम चले जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी लिपि प्राप्त हुई है और उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और हम लोग बात करते हैं इतने लाख साल पहले की कि हमारे यहाँ पे इतने लाख साल पहले देवता लोग रहा करते थे, तो मात्र 4000 साल पहले की ही बात है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी हमने नहीं पढ़ पाए। तो ये लिपि जो होते हैं, इसी लिपि को हम लोग, जिन लिपि को पढ़ पाते हैं उसकी भाषा हम लोग समझ पाते हैं, जिस लिपि को नहीं पढ़ पाते उसकी भाषा नहीं समझ पाते। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है वो लिपि नहीं पढ़ी, क्योंकि वो पिक्चोग्राफिक थी। पिक्चोग्राफिक का मतलब जैसे ऐसे ऐसे लिखते चला गया, बीचवा में एक पेड़ बना दिए, एक बीचवा में पेड़ बना दिए, फिर आगे लिखते चले गए, फिर एक गाय वही बना दिए बीचवा में, फिर लिखते चले गए, फिर उसी में एक मानव बना दिए। अब समझ में नहीं आया कि पिक्चोग्राफी का मतलब जिसमें पिक्चर का भी उपयोग किया गया है उसे कहते हैं पिक्चोग्राफिक लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो पिक्चोग्राफिक है, तो अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है। ये हम लोगों का जो है ये देवनागरी लिपि है। और ये किस लिपि से जन्म लिया है? ब्रह्मा से। और ब्रह्मा ये कहाँ पे चलता था? देवों के नगर में चलता था, देवताओं के नगर में चलता था ये। तो ब्रह्मा के द्वारा जिस लिपि का नाम शुरुआत की गई थी उसका नाम था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवों के नगर में चलता थे देवनागरी, तो देवनागरी लिपि आजकल चल रही है। ठीक है,
इसलिए देवों के नगर में था, इसलिए इसे पढ़ने का अधिकार सिर्फ पहले किसको था? ब्राह्मणों का था। ठीक है, इसीलिए देवों के नगर की भाषा है ना भाई। तो निम्न जाति के लोग शूद्र अशूद्र, अगर जो शूद्र थे या जो निम्न जाति के लोग थे, अगर वो लोग गलती से देवों की भाषा बोल लेंगे तो अछूत हो जाएंगे ना, अशुद्ध हो जाएगी, ये भाषा क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। उनके जीभ काट लिए जाते थे, अगर उन्होंने कभी उच्चारण कर लिया संस्कृत के पाठों का तो कान काट लिए जाएंगे, ऐसे थे। तो याद रखना कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ देवनागरी लिपि। फिर है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। जैसे एक और बता दें इसमें, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में मान लीजिए हमें लिखना हो जैसे बुक, बुक। अब अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी क्या है? भाषा है। अंग्रेजी लिखने के लिए हम ये जो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ये कौन सी लिपि है? ये रोमन लिपि है, क्योंकि रोम में इस लिपि का विकास हुआ था। इटली को क्या कहा जाता था पहले? रोम। तो रोम में जिस चिन्ह का शुरुआत हुई थी उस चिन्ह को कहा जाता है रोमन स्क्रिप्ट कहा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट। तो जो रशियन, फ्रेंच, ये सब जो लिखी जाती हैं, फ्रेंच हुआ, रशियन हुआ, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सब रोमन लिपि उपयोग करते हैं। रोमन में जो संख्याएं भी तो देखते हो, रोमन की जो संख्या होती है कौन होती है? 1 2 3 4 ऐसे जो करते हैं ना, ये रोमन लिपि का क्या है? संख्या है। हमारे हिंदी का जानते हो ना, जो ये देवनागरी लिपि था, इसमें संख्याएं ऐसी लिखी जाती थी, ऐसे। बचपन में हम लोग यही सब पढ़ के बड़ा हुए हैं, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे वाला ये जो था। अच्छा यहाँ पे गलत हुआ, ये वाला अब तो भूल भी जाते हैं, ऐसे ऐसे लिख करके हम लोग, ये था देवनागरी लिपि। अच्छा हुआ बंद हो गया, नहीं तो अभी तक तो हम लोग जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी में पढ़े थे ना, प्राइमरी में पढ़ के जब गए थे तो इंग्लिश में लिखने वाला था ये वाला जो लिपि फिर आया, ये तो आजकल सबसे यही फेमस है ना, ये वाला जो फेमस है। तो ये रोमन लिपि, ये भी रोमन के अंतर्गत आता है, इंग्लिश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन नहीं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन या पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछता है तो ये कब स्थापित होता? 1975 में। कब हुआ था? सम्मेलन का मतलब होता है जहां पर कई व्यक्तियों को आपस में बुला करके हिंदी भाषा के बारे में बताई जाती है पूरे विश्व के लोगों को, उसे कहते हैं, विश्व के लोगों को बुलाया गया हिंदी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इसे कहते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। तो कब हुआ था? 1975 में। क्वेश्चन कई बार पूछा है, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम राजभाषा आयोग, यानी राज्यों की कौन सी भाषा होनी चाहिए, जैसे कई राज्य हैं प्लस हमारा केंद्र सरकार है, वो किस भाषा में अपने कागज पत्र मतलब अपने जो भी कागज पत्र लिखेगी, जो भी निर्णय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी देंगे, तो कौन सी भाषा होनी चाहिए इसके लिए। तो जो राजभाषा आयोग स्थापित किया गया था वो कब स्थापित किया गया था? 1956 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खरे साहब के, खेर नहीं, खरे साहब, क्योंकि एक अनुपम खेर है ना, तो उससे याद अब हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो बीजी खरे है, पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। ठीक है, बाल गंगाधर खरे के। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि जीबी पंत समिति जो था ये किससे संबंधित था, मतलब किससे संबंधित था? तो संसदीय राजभाषा से संबंधित था। संसदीय राजभाषा से संबंधित मतलब कैसे भाई? जानते हो कि हमारे देश का जो संसद है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। और जब दिल्ली में हमारी संसद है तो इसका मतलब है कि देश के कोने कोने से वहाँ पर लोकसभा के लोग पहुँचते हैं चुनाव जीत करके, देश के कोने कोने से। अब वहाँ पर जब भी भाषण देना होगा उस संसद में, तो जो दक्षिण भारत से लोग आते हैं वो लोग तो हिंदी जानते ही नहीं, या तो तमिलनाडु के लोग तमिल बोले या तो अंग्रेजी बोले, केरल के लोग या तो मलयालम बोले या तो फिर अंग्रेजी बोले, कर्नाटक के लोग या तो कन्नड़ बोले या तो फिर अंग्रेजी बोले। तो बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। और इसी तरीके से असम में चले जाओ, उधर मिजोरम में चले जाओ, नागालैंड, वो लोग भी हिंदी नहीं जानते बहुत से लोग। तो वो लोग संसद में आने के बाद कौन सी भाषा बोलेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे, उनके लिए जो कमेटी गठित की गई थी इस बात की पुष्टि करने के लिए संसदीय राजभाषा के संबंध में, वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंत समिति, जीबी पंत साहब की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसे कहते हैं संसदीय राजभाषा समिति। क्या कहते हैं? संसदीय राजभाषा समिति। फिर उसके बाद है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ये निदेशालय क्या होता है? जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में जानते हैं कि कुल 52 अक्षर होते हैं, 52।
वर्ड होते हैं, वर्णमाला में 52 होते हैं। तो इनमें हो सकता है कि बहुत से जो बेकार हो गए, मतलब जिनका उपयोग नहीं होता, हो सकता है उनको घटाया जाए, या हो सकता है कि नए वर्ड इसमें जोड़े जाए, कुछ नए शब्द हटाए जाएं, कुछ नए शब्द जोड़े जाएं हिंदी में। तो इनके लिए कैसे हिंदी भाषा का विकास होगा, हिंदी भाषा में क्या चीज़ जोड़े जाएंगे, क्या हटाए जाएंगे, इनके लिए जो निर्देश देने वाला एक संगठन है उसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। ये हिंदी भाषा के विकास के लिए ये कार्य करता है। हिंदी, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसके बारे में और पूछ सकता है कि इसकी जो उप शाखा है, इसकी जो मुख्यालय है वो तो दिल्ली में है, लेकिन इसकी उप मुख्यालय भी है ना, 4 उप मुख्यालय है। एक तो मद्रास जो चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई, एक हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना की राजधानी है, और एक असम की राजधानी गुवाहाटी, और एक बंगाल में जो कोलकाता है। तो ये 4 जगह इसकी क्या है? उप मुख्यालय है। तो इतनी कुछ क्वेश्चन थे, तो इतने कुछ इसमें फैक्ट थे। तो हम लोग अब कल से हिंदी का वर्णमाला यानी हिंदी का ग्रामर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो सभी लोगों को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।